नमस्कार। बात करने वाले हैं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके बारे में, क्योंकि इसका चार्ट क्या निकल के आती है और लगातार आपको क्या नज़र आता है इसके चार्ट में डिक्लाइन लगातार करती नज़र आती है। स्टॉक के नाम देखा जाए तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जीवन नाम है इसका। और इस जीवन बैंक में आखिर हो क्या रहा है जो लगातार इसमें ट्रेंडिंग जो है एक अपर साइड जब चल रही थी तो अच्छा देखने में आती थी, लेकिन आजकल कुछ कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि इसकी चार्ट में लगातार डिक्लाइनिंग शो करती नजर आती है। अब इसी को समझने का प्रयास करेंगे। आज सबसे पहले जानते हैं उजीबर फाइनेंस बैंक के बारे में, जो कि बेसिकली है स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जैसे कि बाकी सारे बैंक हैं उसी तरह के छोटे से बैंक कैटेगरी में आती है, जहाँ पे सारे बैंकिंग के सर्विसेज मिलती है। जहाँ वो कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, कंपनी एक तरह से कहा जा सकता है नई कंपनी है। और जीवन फाइनेंस बैंक लिमिटेड है जो मार्केट मास मार्केट फोकस बैंक्स इंडिया entered in the financials unserved and the underserved segment and the committed building financial institution। अर्थात सीधा सीधा हम इसको समझो ना तो ये बेसिकली एक छोटी सी बैंक है और ये एक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसको एज ए उज्जीवन फाइनेंस स्टार्टेड ऑपरेशन एज उज्जीवन फाइनेंस बैंक एज ए नॉन बैंकिंग सर्विस। बाद में इसको सर लगता है कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनी में बनाई गई, रखी गई, बैंक के अंदर रखा गया। इसको समझने का प्रयास करते हैं आखिर क्या है ये कंपनी की सारे इंफॉर्मेशन क्या निकल के आती है। जहाँ पे अदर बैंक के अंदर कैटेगरी में आती है ये बीएससी के ऊपर देखा जाए तो इस बैंक का में क्या निकल के आती है, जहाँ पे चार्ट में लगातार एक डिक्लाइनिंग शो करती नजर आती है। तो हम इसी को थोड़ा सा हाईलाइट समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी बुक वैल्यू की तरफ एक नज़र डालें तो बुक वैल्यू निकल के आती है 20 रुपये के आसपास, और करंट प्राइस तो उसका डबल के आसपास से ज़्यादा है, क्योंकि 2.24 के आसपास कामकाज करती नज़र आती है। इसका यदि हम इस कंपनी का डेट्स की तरफ ध्यान दें, क्योंकि डेट्स इसका देखा जाए तो डेट्स 7.8 के आसपास है। तो बेसिकली बैंकिंग कंपनियों में ऐसा होता है कि डेट्स ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बेसिस पे देखा जाए तो ये परफॉर्मेंस के हिसाब से इंडस्ट्री जहाँ पे 13% की एवरेज लेके चलती है, जो ये 13% इस कंपनी इंडस्ट्री ग्रोथ करने वाली है, वहाँ पे इस कंपनी के जो पोटेंशियल्स है मार्केट को लेकर के वो केवल उसके आधा के आसपास है। इंडस्ट्रीज के सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो इनको आधा के आंकलन किया जाता है यहाँ पे, जिससे इसको पोटेंशियल पी की बात करें तो 6.88 के आसपास मिलती है। और इसके बेसिस पे देखा जाए तो इनकी करंट रेशियो निकल के आती है कितने के आसपास, नियरली 3.19 के आसपास निकल के आता है। ईपीएस की बात करें तो 6.54 के आसपास है। और इंट्रेंसिक वैल्यू की तरफ एक नज़र डालें तो 85 के आसपास है। और इंट्रेंसिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मार्केट में इनकी करंट प्राइस को भी से भी डबल टू टाइम्स कहा जा सकता है, नियरली अबाउट द 2 टाइम्स। स्टॉक की आरओई की बात करें तो 12.3 और आरओई की बात करें तो 32.0। और इन सब के पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ नहीं है, जीरो। और प्रमोटर की कोई है नहीं, तो इसमें प्रमोटर की कुछ फिर प्लेजिंग होगा नहीं। और इन सब के पीछे डिविडेंड का पार्ट दिखा दें तो डिविडेंड 3.28% की डिविडेंड यील्ड निकल के आती है। और इन सब के पीछे जो कंपनी का फेस वैल्यू है केवल 10 रुपये के आसपास है। अर्थात इसके फेस वैल्यू से यदि कंपेयर करें तो फेस वैल्यू से जो मार्केट बुक वैल्यू है वो डबल के आसपास है, और करंट प्राइस 4 गुना के आसपास निकल के आती है। अब इसकी हम फंडामेंटली थोड़ा सा हाईलाइट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें 52 की हाई की तरफ एक नज़र डालें तो निकल के आती है करीब 62 रुपये के आसपास, और लो की साइड का देखा जाए तो निकल के आती है करीब 36 रुपये के आसपास। अर्थात ये भी 2 टाइम्स एक लोअर से लेकर के ऊपर साइड के लिए ये 2 टाइम्स भी अभी तक जंप नहीं किया है, उसके आसपास ही अटकी पड़ी हुई मार्केट इसकी लगती है। और 100% इसमें पब्लिक का हुआ है। इसका रीजन क्या है, उसके बाद क्या निकल के आती है, क्या सस्टेन करती नज़र आती है इसका स्टॉक में, या फिर लगातार एक गिरने वाली सिचुएशंस बनती नज़र आती है, जहाँ पे छोटा सा हमेशा ऐसा देखने को आती है छोटा सा प्रॉफिट बुक, छोटा सा एक लंबा सा जंप होता है, लेकिन बार बार प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं होता है। ऐसा तो सिचुएशन नहीं खड़ी हुई है, क्योंकि इसी प्राइस के आसपास देखेंगे, इस प्राइस के आसपास लगातार आती है स्टॉक, लेकिन लगातार सस्टेन नहीं करती है। सस्टेन ना करने की वजह से लगातार गिरती नज़र आती है। तो चलते हैं थोड़ा सा और हम फंडामेंटली हाईलाइट को लें। तो फंडामेंटली हाईलाइट में देखा जाए एक साल के चार्ट को,
एक साल के चार्ट में क्या निकल के आती है? एक साल के चार्ट में ये निकल के आती है, जो स्टॉक की जो देखने को आती है, एक एवरेज वैल्यूम के आसपास देखा जाए, एवरेज इसकी इसी के आसपास निकल के आती है, जहाँ पे लगातार कितनी बार आया है, और एवरेज वैल्यूम के आसपास जब भी मार्केट आती है उससे अच्छा खासा यहाँ पे खरीदारी देखने को मिलता है। जैसे इस प्राइस के ऊपर देखिए, या फिर इस प्राइस के ऊपर देखिए, या यहाँ पे देखिए, यहाँ पर से भी अच्छा खासा खरीदारी देखने को मिला। अर्थात एवरेज प्राइस पे आने के बाद मौका मिलता है इस स्टॉक में। इससे एक और रेजिस्टेंस ऊपर की बनती नज़र आती थी, जो कि स्टॉक एक एवरेज के वॉल्यूम के आसपास बात करें तो एवरेज इसका एक और निकल के आता था, लेकिन वहाँ पे टच कर नहीं पाई। इनकी एवरेज एक ये निकल के आती थी, जो कि थोड़ा सा ग्राफ क्रिएट करती नज़र आई थी। तो क्या कहती है इसकी लेटेस्ट जो चार्ट बनती है, उस चार्ट में 3 महीने की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, और 3 महीने में 1 महीने का ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है? ट्रेंडिंग इसका ये दर्शाती है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चार्ट को देखूं तो फिलहाल इसके चार्ट में एक मोमेंटल ये है, जो गिरावट वाली सिचुएशन देखने को मिली है। इसके बाद यदि हम इसको इसके हिसाब से देखें तो ये लगातार ऐसा लग रहा है कि लगातार एवरेज प्राइस के आसपास ये इसका एवरेज इस तरह से निकाला जा सकता है, और इस एवरेज प्राइस के आसपास लगातार आती हुई बनती नज़र आती है स्टॉक। उसके बाद हमेशा पुल बैक नज़र आता है स्टॉक में। अब आते हैं इसकी लेटेस्ट की तरफ, और कॉर्पोरेट एक्शन से पहले इसका अनाउंसमेंट की तरफ एक नज़र डालें तो लेटेस्ट अपडेट कहते हैं इन्वेस्टर्स मीटिंग हुई थी, इससे पहले इसका रिजल्ट का पार्ट निकला था 18/6 को, और इन्होंने रिसेंटली देखा है कि क्या दिखा है। कमिटी एंड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन द फंक्शन इंटाइटलमेंट सेक्शन के हिसाब से अमलगमेशन की बात कर रहे हैं, स्कीम ऑफ अमलगमेशन, और इसके किसके साथ अमलगमेशन की बात कर रही है उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। और बेसिकली अमलगमेशन मर्जर की बात चल रही है यहाँ पे, और वो क्या है वो जरा समझने का। डायरेक्टर ऑफ द फ्रैंक्शनल्स इंटाइटल स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए, अमलगमेशन के लिए कामकाज करती नजर आती है। तो है कंपनी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि बिल्ड अ बेटर लाइफ कहती है। इसका रिपोर्ट्स ये आई थी रिसेंटली। द सेड अलॉटेड कहती है कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द सर्टिफाइंग द प्रोसीजर ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द उज्जीवन फाइनेंस। इनकी एक कंपनी है और है उज्जीवन फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, जिसके साथ इसका साथ मर्जर फंक्शनल शेयर इन द अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ अमलगमेशन एंड मर्जर, और मर्जर की बात चल रही है। तो कहती है बिंग हेयर व द 13/6 का इसका डेटेड था, एज द इन्फॉर्म दैट द अलॉटमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द बैंक परसुएंट टू द स्कीम ऑफ अमलगमेशन में अलॉट किया गया, और बिटवीन द उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड और उज्जीवन स्मॉल लिमिटेड है इसके अंदर। अब देखा जाए तो द सेड ऑल अलॉटमेंट इंक्लूडिंग द अलॉटमेंट ऑफ द करीब 17,945 इक्विटी शेयर ऑफ द बैंक, अर्थात इनके पास कितने शेयर्स हैं इंक्लूडिंग द अलॉटमेंट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड ऑफ द फंक्शनल शेयर इंटाइटलमेंट ऑफ द, अर्थात ये देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर जो सोल्ड हुआ है 17,900 के आसपास, एवरेज जो शेयर प्राइस था 50 रुपये के आसपास, ग्रॉस प्रोसीडिंग हो गया इसका 8,87,000 के आसपास, और डिडक्शंस इन द हो गया जो 2122 के आसपास, नेट प्रोसेसिंग ये होती है, इनका ये अमाउंट निकल के आती है। और ये इसमें देखा जाए तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी लेटेस्ट, जहाँ पे अमलगमेशन की बात चलती नज़र आती है और करती नज़र आती है कंपनी। तो इसका लेटेस्ट अपडेट ये था। इसके बारे में कुछ और देखा जाए तो क्या कहती है, इन्वेस्टर्स मीटिंग हुई थी, अलॉटमेंट ऑफ पीएस हुआ था जो कि 11/6 को। और जब भी कंपनी को कुछ फंड की ज़रूरत होती है ना, तो क्या करती है कंपनी, एक अलॉटमेंट निकाल के किसके लिए, वो ऐसे तो मार्केट में एफपीओ ला नहीं सकती तुरंत में, तो अपने एम्प्लॉय के लिए एक स्वेट स्कीम के तहत या फिर एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम के तहत लेके आती है। अब डिविडेंट भी कंपनी देती है। यहाँ पे डिविडेंट की पोर्शन को देखूँ तो अभी 24 के अंदर डिविडेंट का इसका डेट निकाला है, करीब ₹1.5 का डिविडेंट कंपनी पेमेंट करेगी 12/7 का, वो एक्स डेट रखा गया है कंपनी के लिए। आगे क्या कहती है, रिजल्ट की तरफ देखा जाए तो रिजल्ट इनकी अच्छी खासी ग्रो लेवल पे देखने को मिली है, करीब 1470 से 1500 ऊपर जाता है। प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज करता नजर आता है, ये भी इंक्रीज है और यहाँ भी इंक्रीज नजर आती है। इसका कंसोलिडेट डेटा क्या करती है, इस कंपनी का कोई कंसोलिडेट डेटा फिलहाल है नहीं, क्योंकि इसका कोई सब्सिडरी है नहीं। तो इसके बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी की क्वार्टरली रिटर्न निकल के आती है। अभी तक जो डेटा है यहाँ पे, ये 618 करोड़ से जो मोमेंटल था 10 साल पहले, 3 साल पहले,
तो उसमें करीब 1529 करोड़ तक का आया है। और पिछले 3 साल के डेटा को कंपेयर करें तो 21 से लेकर के 24 तक में इनका जो परफॉर्मेंस लेवल रहा वो इसको कहा जा सकता है जो टॉप पे फिलहाल ये ईयर ऑफ द टॉप पे कारोबार करती नजर आती है सेल्स के बेसिस पे। ऐसे प्रॉफिट की तरफ ध्यान दे तो प्रॉफिट इनका निकल के आता है करीब 330 करोड़ के आसपास का। और इससे पहले देखा जाए तो 330 करोड़ कभी आया था, 328 तक आया था, 310 देखने को मिला है, लेकिन 330 देखने को नहीं मिला। अर्थात इसको ये भी कहा सकता है जो प्रॉफिट का जो पार्ट है, प्रॉफिट भी जो है फर्स्ट ऑफ द मतलब ईयर ऑफ द टॉप पे काम करती नजर आती है। ऐसे ईयर टू ईयर को कम देखा जाए लास्ट 3 सालों के डेटा को, खास के 21 से लेकर के अभी तक के, तो इसमें ये 3 सालों में इसका परफॉर्मेंस 2x 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया है सेल्स। उसके बाद यदि प्रॉफिट को कंपेयर करके देखें पिछले 3 साल में क्या हुआ, जो इनका प्रॉफिट जो था करीब 1282 करोड़ और 3 साल पहले था इनका नियरली 8 करोड़ के आसपास, शायद ऐसा ही था इन्फॉर्मेशन। जब देखें 2021 में कितना था इनका 8 करोड़ के आसपास था। उसके बाद कंपनी एक लॉस मेकिंग चली गई और उसके बाद दोबारा इसमें जंप लगाती हुई जो जंप किया तो करीब करीब टॉप पे कारोबार करती नज़र आती है ईयर ऑफ द अभी तक के। और इससे पहले 2 करोड़ के आसपास का था पहले कभी 2013 तो 14 में, 10 साल पहले की बात करूँ कौन सा ईयर का ये बात डेटा यहाँ पे निकल के आती है तो 2012-13 में इसके पास करीब निकल के आती थी 2 करोड़ के आसपास। वो 12-13 का जो प्रॉफिट था वो निकल के आती है कितना पे, करीब 1200-1300 करोड़ के आसपास। तो सोचिए 2-3 करोड़ का प्रॉफिट जो साल में होता था वहाँ 1300 करोड़ का प्रॉफिट होता है। तो बड़ी सी जंप निकल के आती है, हजारों परसेंटेज का जंप निकल के आता है। हिस्टोरिकल डेटाबेस क्या कहती है इसके लिए, जहाँ पे देखा जाए तो हिस्टोरिकल डेटाबेस में कोई बड़ी जान नहीं आती। सेल्स इसका अच्छा खासा जंप किया करीब 28% 26% तक के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो प्रॉफिट भी अच्छी खासी जंप के लास्ट 3 सालों में 424% के आसपास जंप करती है। स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखा जाए तो नियरली इसमें थोड़ा सा जंप है। और इसमें देखा जाए रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करती नज़र आती है। अब इसका क्या डेटर्स का इसमें क्या रहा, इसका जो पार्ट्स रहा वो डेटर्स रेशियो में तो उसको चाहेगा नहीं, क्योंकि इनका जो बैलेंस शीट में देखा जाए रिजर्व तो इंक्रीज करती नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे 24 के अंदर कोई डेटा यहाँ पे बैलेंस शीट का फिक्स आउट नहीं हो रहा है कुछ एरर की वजह से। जबकि इसका जो बैलेंस शीट है वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आ चुका है, लेकिन ये बैलेंस शीट में ये फिगर फिक्स नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे अपडेटेड नहीं है या पे ऐसा डेटा। और इसी तरह से हम चार्ट को यहाँ पे देख रहे थे, पिछले कुछ सालों का चार्ट था। चार्ट में केवल और केवल ये देखने को मिला है जो चार्ट के बेसिस पे इसका सेल्स ना लगातार इंक्रीज करती हुई नज़र आती है, जहाँ से इसको देखा जा सकता है। जहाँ पे एक सिचुएशन एक लंबी जो दौड़ थी वो लंबी दौड़ इसका जहाँ पे देखने को मिला। ऐसे इसका नेट इंटरेस्ट अर्न की बात करूँ वो भी अच्छा खासा देखने को मिला। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की बात करूँ तो काफ़ी कम रहा है और इंटरेस्ट उसके डबल के आसपास देखने को मिला। इतना पैसा लिया उस पैसे से डबल और ट्रिपल के 2.5 गुना के हिसाब से इसको देखा जा सकता है। यहाँ पे 2.5 टाइम्स के हिसाब से इनकी करती नज़र आती है इनकी जो अर्न इनकम्स हैं। अब इसकी तरफ एक चरण जाते हैं शेयर होल्डर की तरफ। शेयर होल्डर इसके बारे में क्या सोचती है उसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो शेयर होल्डर में कम्प्लीटली क्या हुआ, ये स्टॉक 100% चली गई पब्लिक के पास, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स एक तरह से देखा जाए तो प्रमोटर्स जो थे वो इसको डिक्लाइन करते नज़र आए। तो इसमें हम शेयर होल्डिंग तरफ में ईयरली डेटा को कुछ कंपेयर करके देखें ये हुआ क्या। अभी हुआ ये कंपनी का जो कि इसका जो मर्जर अमलगेशन चल रहा था उस मर्जर वाले टाइम में क्या हुआ, इसका जो प्रमोटिंग था वो प्रमोटर्स क्या हुआ, जो शिफ्ट कहाँ चली गई, पब्लिक के पास चली गई। यहाँ ईयर टू ईयर के देखें मार्च तक का ये डेटा निकल के आती थी, इस तरह के डेटा था। लेकिन दोबारा मार्च में अपडेटेड डेटा ये निकल के आती है, मतलब रिवाइज डेटा ये निकल के आती है जो FI ने पोजीशन को बिल्डअप किया। उसके बाद देखा जाए तो इनकी क्या पोजीशन रही। इनकी ईयरली बेसिस में हम 2 तरह के डेटा को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें क्या निकल के आती है वो देखें। तो मार्च के अंदर इसमें 2 तरह की डेटा, उसके बाद अप्रैल मई 6 में देखा गया तो मई 6 में इसका क्या हुआ 100% पब्लिक के बाद, अर्थात मार्च तक में कोई इफेक्टेड नहीं था। मार्च के बाद इनका जो प्रमोटर होल्डिंग था वो शिफ्ट होकर पब्लिक के पास चला जाता है। और यहाँ जो डेटा था वो केवल मार्च का ही दिखता था। सॉरी फॉर दिस, मैं वो मेरा वेबसाइट से कट हो गया।
मैं दोबारा चलता हूँ और जीवन फाइनेंस स्मॉल के फाइनेंस की तरफ चलते हैं, शेयर होल्डर की तरफ चल रहे थे। और इसमें देखने को ये मिला जो यहाँ पे सीधे सीधे डिक्लाइन, ये मई के डेटा डेटा था, जहाँ पे मई में एज ऑन डेट मई में ये फिगर्स और निकल के आती है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे एफ की पोजीशन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया, जहाँ पे कुछ बड़े एफ आ गए लेने के लिए। फिर डी की तरफ देखें तो डी में भी कुछ बड़े 5% आसपास इंक्रीज किया अपनी वैल्यूशन अपनी पोजिशंस को। उसके बाद देखा जाए तो जो पब्लिक के पास था 20%, वो पब्लिक के पास करीब 65% पहुँच गया। इसमें से एक डॉली खन्ना निकल के आती है, जो शायद एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज कर रहे होंगे, शायद ऐसा हो सकता है। और वही निकल के सुपर इन्वेस्टर, इनको लगता है मार्केट में इनकी पोटेंशियल बनी है, इसीलिए इन्होंने अपने पोजीशन को यहाँ पे बिल्डअप किया है इस कंपनी के अंदर। उसका नाम था उज्जीवन फाइनेंस में। और ये इन्होंने जो पोजीशंस बनी है, वो पोजीशन रिसेंटली मई में बनी है, जब इन्होंने बिकवाली किया था तो उस टाइम इन्होंने 1% की पोजीशन से बनाया है। तो इसके बाद देखा जाए इस कंपनी की चार्ट की तरफ एक नज़र डालें तो चार्ट क्या कहती है। चार्ट में इनका जो एवरेज वॉल्यूम था, इसके एवरेज डे मार्क एवरेज की बात करें तो इसमें इसका जो पोजीशन था वो गिरावट वाली पोजीशन देखने को मिली है। इसके बाद कुछ ऑल टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो 6 महीने में भी इसका पोजीशन गिरावट है। 1 महीने में क्या देखने को मिला, 1 महीने में गिरावट है। 1 साल पे की हमने पहले बात किया है, और लगातार इसमें गिरावट वाली पोजीशन देखने को मिली है। और ये पोजीशन कब सुधरेगा, इसकी चर्चा चलती रहती है मार्केट में। तो ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे एक सस्टेन नहीं कर पाती है, और इससे दोबारा सस्टेन नहीं कर पाएगी तो मार्केट क्या होगा फिर इसके पीछे, फिर मार्केट में क्या बिकवाली का प्रेशर बनता जाएगा। और अक्सर ये देखा गया कि ये गिरता है चढ़ता है, एक स्विंग भी नहीं, इसमें स्टेट 90 डिग्री की ग्राफ से इसमें चढ़ती है और उतरती है देखा गया। यदि गिरती है, देखिए यहाँ पे चढ़ती है तो 90 डिग्री के आसपास, 90 डिग्री पर सीधा सीधा चलती नजर आती है। ये थोड़ा इसके लिए फिगर शॉर्ट थी इस कंपनी के लिए, हमने इसको समझने का प्रयास किया, इसका क्या इशू चल रहा है। इसके बाद कुछ डेटा को देखा जहाँ पे इस कंपनी की ड्यू डिलिजेंस की तरफ ध्यान दिया जाए, ऐसा कुछ ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे देखने को ट्रिब्यूनल में नहीं आती है। तो बेसिकली ये मर्जर्स वाला सिचुएशन चल रही है। इसके बाद कुछ और इसके पीएस कंपनी की चर्चा करेंगे, जिसमें कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर जब अच्छे परफॉर्मेंस करती नजर आती है, जिसमें कोटास और जना बैंक्स हैं और उत्कर्ष बैंक्स हैं, सर्वोदय बैंक पे ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, आप जा करके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। जो हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी के बारे में, जो कि कंपनी का नाम था, इसकी एज ऑन डेट में परफॉर्मेंस क्या ली, जिनकी पोर्टफोलियो में अभी तक है, मान लेते हैं जिनकी पोर्टफोलियो में अभी तक है, तो एज ऑन डेट में क्या हुआ कि 3 साल में इसमें 48% का जम देता है, 2 साल में 222%, और 1 साल से लगातार इसके चार्ट डिक्लाइन करती नज़र आती है। क्योंकि इसके चार्ट को 1 साल से देखा जाए तो 1 साल से डिक्लाइन क्यों इसलिए करती नज़र आती है, क्योंकि इसके चार्ट में 1 साल में जिन्होंने बॉटम पे लिया, ये कहता हूँ जिन्होंने एवरेज प्राइस के बॉटम पे लिया कभी भी, जहाँ पे बॉटम पे इस प्राइस पे, या फिर खास के इन्वेस्टमेंट की बात, ये सारे के ट्रेडिंग पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, और ये जो हम एवरेज प्राइस की बात कर रहा हूँ, ये एवरेज प्राइस के आसपास बात करता हूँ, जिन्होंने एवरेज प्राइस के आसपास लिया कभी किसी डे मार्क एवरेज, उनको बेनिफिशियली नज़र आती है, उनकी पोर्टफोलियो में अच्छी खासी जंप नज़र आती है। क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे स्विंग वाले पोजीशन देखने को मिला, सीधे के सीधे स्विंग करती नज़र आती है कंपनी। ये था इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू, हमने समझने का प्रयास किया। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में।